वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपनी भारतीय राजनीति के जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेगमेंट चल रहा है, उसमें तीसरे भाग अनुसूची के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो के अंदर अनुसूचियाँ कौन कौन सी है और अनुसूचियों को किस प्रकार से याद रखा जाए, कहानी के माध्यम से हमने एक ट्रिक देखी थी जिसमें हमने अनुसूचियों को याद करवाया था। अब हम उन अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची में क्या क्या लिखा हुआ है और किससे संबंधित है उसको अलग से सेपरेटली चर्चा करेंगे। अनुसूची 1 हमने पिछले वीडियो के अंदर ही कवर कर लिया था, तो आज हम चर्चा करेंगे अनुसूची 2 के बारे में। तो बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची जो है वो इसका संबंध वेतन भत्ते और परिलब्धियों से है, यानी किसको कितने वेतन भत्ते मिलेंगे और कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी है, इन सब का उल्लेख जो है वो दूसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। सबसे पहली बात तो इसमें कौन कौन से हैं जिनको उल्लेख दे रखा है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष और जो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। यानी लोकसभा के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति। राज्यसभा का जो सभापति है वो राष्ट्रपति के जस्ट नीचे यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति के साथ में नाम याद रखें उपराष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं लेता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है। उसके अलावा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर राष्ट्रपति और दोनों सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी 3 चीज़ें हो सकती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद हालांकि सभी राज्यों के अंदर नहीं मिलती है, तो राज्यपाल और विधानसभा ये तो सभी के अंदर होगा, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों के अंदर ये काम करता है। तो उसी प्रकार जैसे इधर लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, तो इस प्रकार विधानसभा में भी हो जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जिस प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, उसी प्रकार विधान परिषद में भी हो जाएगा सभापति और उपसभापति। इनका उल्लेख इसमें मिलता है। यानी कुल मिलाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें 3 चीज़ें हो गई, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट गवर्नमेंट में भी 3 चीज़ें हो जाएगी, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इसके अलावा हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, भाई सेंट्रल के अंदर वापस वही सुप्रीम कोर्ट और स्टेट में आ जाएगा हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, इनका भी जो वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख मिलता है दूसरी अनुसूची में। इसी प्रकार हाई कोर्ट के भी जो सभी न्यायाधीश है उनका भी उल्लेख मिलता है इसमें। इसके अलावा जो केग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके भी वेतन और भत्तों का उल्लेख मिलता है दूसरी अनुसूची के अंदर। अब हम बात करते हैं यानी किन किन का उल्लेख है और कितने पैसे इनको मिलते हैं उसकी। तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति का जो वेतन है उसका उल्लेख दे रखा 5 लाख रुपए, यानी राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है और साथ में आवास भी मिलता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको वेतन मिलता है, अध्यक्ष को 4 लाख और उपाध्यक्ष को 3.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा चर्चा करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी प्रकार राज्यसभा में सभापति होता है। तो सभापति को वेतन मिलता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख तो सभापति को भी 4 लाख, उपाध्यक्ष को 3.5 लाख तो उपसभापति को भी मिलेंगे 3.5 लाख, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में बराबर वेतन मिलता है। फिर बात करते हैं सर्वोच्च, शीर्ष या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कह दो, शीर्ष न्यायालय कह दो या उच्चतम न्यायालय कह दो, सुप्रीम कोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000 और जो अन्य न्यायाधीश है उनको मिलता है 2,50,000। यानी कुल मिलाकर जो 33 न्यायाधीश है इनको जो वेतन मिलता है, मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को मिलता है 2,50,000 सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के अंदर कितना मिलता है, तो उससे पहले केग जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो उसको भी मिलता है 2,50,000 रुपये, यानी केग का ये मूल वेतन और भत्ते हैं। इसके अलावा बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल को मिलते हैं 3,50,000 रुपये, यानी 3.5 लाख रुपये सैलरी होती है राज्यपाल की, इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं जो। अब विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष को मिलते हैं 70,000 और जो उपाध्यक्ष है उसको मिलते हैं 65,000 रुपये। अध्यक्ष को 70,000, उपाध्यक्ष को 65,000 रुपये मिलते हैं।
अब बात करें अगर विधान परिषद की, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्तों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। अब आप कहोगे इसके अंदर क्यों नहीं लिखा हुआ है कि कितने मिलेंगे, क्योंकि हर राज्य में राज्य के हिसाब से मिला जाता है और प्रत्येक राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, तो ये उस राज्य पर डिपेंड करता है। अब बात करें जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिलते हैं, उसी प्रकार हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है उनके वेतन भत्ते कितने हैं। तो मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,50,000 रुपये, मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,25,000 रुपये, जबकि जो अन्य न्यायाधीश है उनको मिलते हैं 2,25,000 और मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,50,000 रुपये, यानी 25,000 का दोनों में गैप है। अब सीधी सीधी बात करते हैं किस किस का उल्लेख लिखा हुआ है सबका एक जगह। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यानी 3 चीज़ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और केग, इसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर पारित होते हैं। यानी ये जितने भी नाम लिए हैं इन सबको जो पैसे मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलती है, क्योंकि ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है एक तरीके से, इसलिए इनकी वेतन और भत्ती जो है वो भारत की संचित निधि पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं स्टेट वालों की। तो राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति उपसभापति, इसके अलावा जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट था इसी प्रकार यहाँ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं। किसकी संचित निधि पर? राज्य की, क्योंकि ये सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट के एक तरीके से एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर राज्य की संचित निधि पर पारित होते हैं। अब बात करें अगर राज्यपाल व हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, तो वेतन तो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, लेकिन इनको पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो राज्यपाल और एक हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, राज्यपाल और हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, इनको मिलता है कहाँ से? तो वेतन तो मिलेगा राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन मिलती है भारत की। अब इसका कारण ये है कि राज्यपाल और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, ये अपने कार्यकाल में केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहते, ये अलग अलग राज्यों में इनकी पोस्टिंग करवाई जा सकती है, तबादला हो सकता है। इसलिए जब तक ये वेतन लेते हैं, जिस राज्य में कार्य करेंगे वहाँ पर वेतन लेंगे, लेकिन जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद इनको जो पेंशन मिलनी है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, 3 शब्द है इसके अंदर, और शपथ वैसे इसकी कहानी अपन ने देख ली है कि सब में क्या क्या आता है। तो शपथ का उल्लेख है, किस किस को शपथ मिलती है तीसरी अनुसूची के अनुसार दी जाती है। सबसे पहले सांसद जो होते हैं, चाहे लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का, यानी जितने भी जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, इनकी शपथ का जो उल्लेख है वो तीसरी अनुसूची में मिलता है। जैसे संसद में बैठने वाले सांसद होते हैं, उसी प्रकार जो विधायिका में बैठते हैं वो विधायक होते हैं, यानी एमएलए। अब इनको एमएलए और कुछ होते हैं एमएलसी। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद। एमएलए विधानसभा से होते हैं और एमएलसी जो होते हैं वो विधान परिषद से होते हैं, इनकी शपथ का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रियों का शपथ, तो इनका भी उल्लेख मिलता है। प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख भी मिलता है, महत्वपूर्ण उसके अंदर यही है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख कहाँ मिलता है? तीसरी अनुसूची में। राज्य मंत्रियों की शपथ का उल्लेख मिलता है, एक मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख मिलता है, यह भी महत्वपूर्ण है, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है इनकी शपथ का उल्लेख मिलता है, यह भी महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी शपथ का उल्लेख इसमें मिलता है, और साथ में केग का मिलता है। तो मेन इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनका उल्लेख मिलता है। बाकी ध्यान ये भी रख सकते हैं कि सांसद हो चाहे विधायक हो, यानी जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे चाहे विधानसभा और विधान परिषद में बैठे, इनकी शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। तो एक साथ नाम देख लेते हैं वापस। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं मिलता। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ का नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति का भी नहीं मिलता और राज्यपाल का भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति जो है वो वैसे अपनी जो राज्यसभा है उसका सभापति होता है, लेकिन इसकी शपथ का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। इसी प्रकार राष्ट्रपति का भी नहीं मिलता और राज्यपाल का भी नहीं मिलता।
तो राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो आर्टिकल 60 में मिलता है, अनुच्छेद 60। उसके अलावा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अंदर और जो राज्यपाल है वो 159वें अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं लोकसभा और के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस पद के रूप में शपथ ना लेकर क्रमशः सांसद और विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा और विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ नहीं लेते हैं, वो लेते हैं सांसद की, क्योंकि अगर जो संसद में बैठेगा वो सांसद कहलाता है, उसी प्रकार जो विधायिका में बैठता है वो विधायक होता है। तो ये अपने पद की शपथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर नहीं लेकर एमएलए और एमपी के रूप में लेते हैं। अब बात करते हैं अनुसूची 4 की। तो इसका जो संबंध है वो सीटों के राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से है, यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए इससे इनका संबंध है। 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है, यानी किस राज्य में कितनी सीटें होगी इसका जो निर्धारण है वो 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर किया गया है। अब बात करते हैं इससे संबंधित कि 1919 का जो एक्ट है उसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत होती है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कैसे, तो एक तो राज्य परिषद और एक विधानसभा केंद्र के अंदर, तो ये शुरुआत थी विधानसभा और राज्य परिषद 1919 के अंदर। अब बात करते हैं राज्य परिषद जो है इसका नाम बदला और नाम बदलकर 1954 में राज्यसभा कर दिया, यानी जो राज्य परिषद है वही आगे चलकर क्या बनी, राज्यसभा बनी। और इस राज्य परिषद का अस्तित्व जो है वो 1919 के एक्ट में था, जिसको चेंज करके क्या बना दिया 1954 में राज्यसभा बना दिया गया। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं राज्यसभा में सीटों की। तो राज्यसभा के अंदर अधिकतम 250 सीटें हो सकती है, मैक्सिमम सीटें कितनी है 250। वर्तमान में कितनी अलॉटेड है तो 245 सीटें अलॉट कर रखी है। अब ये कौन सी और किस प्रकार से आती है वो देखो, 233 जो सीटें हैं वो निर्वाचित सदस्यों से होती है, यानी 233 लोग निर्वाचित होकर जाते हैं। 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। पहले निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो 28 राज्यों से निर्वाचित होंगे 225 सीटें, ठीक है। उसके बाद 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है इनसे होती है 8 सीटें, यानी 28 राज्यों से 225 सीटें आएगी। और 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनमें दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है इनको मिलाकर 8 सीटें होती है। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी की है 31 सीटें, महाराष्ट्र की है 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें और बिहार के अंदर 16 सीटें। राजस्थान के अंदर केवल और केवल 10 सीटें राज्यसभा की निर्धारित की गई है। अब अगर बात करें मनोनीत सदस्यों की तो मनोनीत सदस्य 12 है और मनोनीत करने का ये जो प्रावधान है ये आयरलैंड से लिया गया है। ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति को पावर कहाँ से मिलती है तो अनुच्छेद 80 से ये पावर मिलती है। अनुच्छेद 80 ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। और वो 4 आधार पर करता है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ध्यान रखना एक बात कि राष्ट्रपति जो मनोनयन है वो 4 आधार पर करता है, जबकि जो राज्यपाल है उसको 5 आधार मिलते हैं। राज्यपाल 5 आधार पर कर सकता है, 4 तो यही एक उसको सहकारिता का भी मिल जाता है। तो 5 आधार पर राज्यपाल करता है और 4 आधार पर करता है राष्ट्रपति। अब बात करते हैं सबसे कम सीटों वाले, यानी कि राज्यसभा की एक सीट वाले राज्य। तो ध्यान रखना ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी केवल एक राज्यसभा की सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और गोवा। तो ये 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल कितनी सीटें हैं, एक सीटें हैं। अब हम अपने अंतिम पड़ाव में चलते हैं। राजस्थान की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 10 और उड़ीसा की भी राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो प्रश्न इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि किस राज्य की राज्यसभा की सीटें राजस्थान के बराबर है, तो ध्यान रखना उड़ीसा की। नोट, राज्यसभा का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा खुले मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का हालांकि खुले मतदान पर नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति का भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, लेकिन उसमें खुला मतदान नहीं होता। ध्यान रखना इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है।
राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो विधानसभा में से जो जीत के जाएंगे वही लोग आगे जाकर निर्वाचन करते हैं किसका, राज्यसभा के सदस्यों का। अब बात करते हैं राज्यसभा के चुनाव में सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेकर केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ही भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें सभी केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेते, केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही भाग लेते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि केवल इसके अंदर विधानसभा के जो सदस्य हैं केवल वही भाग नहीं लेते, ये अलग अलग तरीके से इनका निर्वाचन होता है। 1/6 सदस्य, 1/12 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, यानी अलग अलग तरीके से इनका निर्वाचन होता है। जो हम जब राज्यसभा जब पढ़ेंगे, जब अपनी राज्य की पार्लियामेंट पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे, तब इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे कि एक एक जो मंत्री है वो कहाँ से किस प्रकार से पकड़ के लाया जाता है या किस प्रकार से जीतता है। अब बात करते हैं अनुसूची 5 की। तो अनुसूची जो 5 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करती है। यानी 5वीं अनुसूची SC/ST के प्रशासन से संबंधित है। तो ये जो है वो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अनुसूची 5 में ये लिखा हुआ है कि SC और ST के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद बनाई जाएगी जो इनके कल्याण के लिए कार्य करेगी। जो जनजातीय सलाहकार परिषद है वो अनुसूची 5 में इसका उल्लेख मिलता है। इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। सवाल पूछा जा सकता है जनजातीय सलाहकार परिषद का उल्लेख किस में मिलता है, अनुच्छेद भी दे देगा कोई और अनुसूची भी दे देगा। तो ध्यान रखना अनुसूची 5 के अंदर मिलता है। और राष्ट्रपति किस आधार पर करता है, तो ध्यान रखना राज्यपाल की सिफारिश पर करता है। इस सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। इसका उद्देश्य जो जनजातीय क्षेत्र है उनका कल्याण व उनके विकास हेतु योजना बनाना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके 3/4 जो सदस्य है वो जनजातीय क्षेत्र के MLA होते हैं। यानी जो भी कोई SC/ST क्षेत्र है उसके MLA जो होते हैं वो इसके सदस्य बना दिए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति किसके आधार पर करता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल सिफारिश करना इसमें आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इसके अंतिम अनुसूची की, अनुसूची 6। इसमें 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान है। मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 4 राज्य जो है इनके बारे में इसमें प्रावधान दे रखे हैं अनुसूची 6 के अंदर। इसमें स्वायत्त जिला परिषद या प्रादेशिक जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ये ध्यान रखना कि स्वायत्त जिला परिषद या प्रादेशिक जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के आधार पर किया जाता है, तो अनुसूची 6। जनजातीय परिषद जो है सलाहकार परिषद उसका अनुसूची 5 के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं स्वायत्त जिला परिषद की। तो स्वायत्त जिला परिषद या प्रादेशिक जो जिला परिषद है अनुसूची 6 के तहत गठन होता है। गठन राज्यपाल करता है और अधिकतम इसमें जो सदस्य है वो 30 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 6 जो है वो निर्वाचित होते हैं। यानी राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो 4 सदस्य मनोनीत कर सकता है और 26 सदस्य क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर इस अध्याय में अपन अनुसूची 6 तक चर्चा कर चुके हैं। तो आगे की जो अनुसूचियाँ हैं, यानी टोटल 12 अनुसूचियाँ थी जिसमें से 6 का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में बाकी जो 6 अनुसूचियाँ हैं उनका डिटेल में अपन अध्ययन कर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नया अध्याय लेंगे। अगर आपको इसी प्रकार भारतीय राजनीति सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसका अध्ययन किया जा सकता है, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उसका अध्ययन करना है तो अपने चैनल से जुड़े रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, संविधान, प्रस्तावना और अनुसूचियों से संबंधित। इसके आगे भी वीडियो इसी प्रकार से आपको मिलते रहेंगे, तो आप बेहतर तरीके से अध्ययन करें। धन्यवाद।